हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग सेशन एनसीईआरटी फुल एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो अब चलिए हम सेकेंड लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या है कि नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकॉम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द key tools, that is restriction enzymes, polymerase enzymes, ligases, vectors and the host organism. ओके, क्या है कि अब हम फोरगोइंग डिस्कशन से जान चुके हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तभी अकॉम्प्लिश हो सकती है जब हमारे पास की टूल्स हो। ठीक है, जब हमारे पास क्या हो, की टूल्स में कौन कौन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो गया आपका, पॉलीमरेज एंजाइम्स हो गया, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, समझ में आ गया आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तभी अकॉम्प्लिश हो सकती है जब हमारे पास की टूल्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेजेस, वेक्टर्स एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल। अब इनमें से कुछ के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या है कि इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ईशेरिकिया कोलाई वेर आइसोलेटेड। ओके, ईयर 1963 में दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए जो ई कोलाई, जिसको हम लोग ईशेरिकिया कोलाई भी कहते हैं, में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देते हैं एंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ईयर 1963 में दो एंजाइम्स आइसोलेट किए गए जो ई कोलाई में बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रोक देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आ गया आपको। वन ऑफ दीज एडेड मेथिल ग्रुप टू डीएनए व्हिल द अदर कट डीएनए। इनमें एक डीएनए से मेथिल ग्रुप को ऐड करता है, जबकि जो दूसरा एंजाइम है आपका वो डीएनए को काटता है। ठीक है, जो दूसरा एंजाइम है वो डीएनए को काटता है। तो द लेटर वाज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बाद वाले एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। ठीक है, बाद वाले एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको इतना। तो आगे देखते हैं कि द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंट सेकेंड whose functioning depended on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। ठीक है, क्या है कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हिंट सेकेंड, जिसका फंक्शन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंड है। ठीक है, जिसका फंक्शन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर डिपेंड है। यह 5 ईयर्स के बाद आइसोलेट एंड करेक्टराइज किया गया। ठीक है, यह 5 ईयर्स के बाद आइसोलेट एंड करेक्टराइज किया गया है। इट वॉज फाउंड दैट हिंट सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि जो आपका हिंट सेकेंड डीएनए है, ये डीएनए मॉलिक्यूल को उस पार्टिकुलर पॉइंट पर काटता है। ठीक है, हिंट सेकेंड डीएनए मॉलिक्यूल को उस पार्टिकुलर पॉइंट पर काटते हैं जहां पर 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, जहां पर 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंट सेकेंड। ओके, क्या है कि इस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को, हिंट सेकेंड को रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस बोलते हैं। बिसाइड्स हिंट सेकेंड टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ व्हिच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। ठीक है, क्या है कि हिंट सेकेंड के अलावा आज 900 से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में नॉलेज है। ठीक है, हिंट सेकेंड के अलावा आज 900 से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में नॉलेज है, जो बैक्टीरिया की 230 से अधिक स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस को हम लोग पहचानते हैं। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं कि द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम comes from the genus and the second two letters come from the species of the prokaryotic cells from which they were isolated. Example, E. coli comes from Escherichia coli RY13. In E. coli the letter R is derived from the नेम ऑफ स्ट्रेन। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स कि इन एंजाइम्स के नेमिंग में कन्वेंशनली नाम का फर्स्ट लेटर जीनस एंड सेकेंड जो लेटर है वो
टू लेटर जो है प्रोकैरियोटिक सेल के स्पेसीज से लिखा गया है, ठीक है। इन एंजाइम्स के नेमिंग में कन्वेंशनली नाम का फर्स्ट लेटर जीनस एंड सेकेंड टू लेटर प्रोकैरियोटिक सेल के स्पेसीज से लिखा गया है, जिनसे ये आइसोलेट किए गए हैं कि इको आर आई इस्चेरिचिया कोलाई R13 आर आई में लेटर आर स्ट्रेन के नेम से लिया गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन व्हिच द एंजाइम्स बेयर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ओके। क्या है कि नाम के बाद कर रोमन नंबर उस ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं जिसको बैक्टीरिया की स्ट्रेन से एंजाइम आइसोलेट किए गए हैं, ठीक है, जिसको बैक्टीरिया के स्ट्रेन से एंजाइम आइसोलेट किए गए हैं। समझ में आ गया आपको इतना। तो आगे देखते हैं हम क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लिएजेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लिएजेज कहलाने वाले एंजाइम्स के लार्ज क्लास में आता है, ठीक है। जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये न्यूक्लिएज कहलाने वाले एंजाइम्स के लार्ज क्लास में आते हैं। दीज आर ऑफ टू काइंड्स, ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका हो गया एक्सोन्यूक्लिएजेज एंड जो सेकंड आपका वो क्या है एंडोन्यूक्लिएजेज, ओके। फर्स्ट आपका एक्सोन्यूक्लिएजेज एंड सेकंड क्या है endonucleases. तो exonucleases removes nucleotides from the ends of the DNA, whereas endonucleases make cuts at specific position within the DNA, ठीक है। आपका जो एक्सोन्यूक्लियस है ये डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, ठीक है। आपके एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, जबकि आपके इंडोन्यूक्लियस ये डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर काटते हैं। ये डीएनए के अंदर क्या करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पर काटते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे देखते हैं कि ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। क्या है कि प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को ऑब्जर्व करने के बाद फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसकी लेंथ को जब ये ऑब्जर्व कर लेता है उसके बाद ये क्या करता है फंक्शन परफॉर्म करता है। वंस इट फाइंड्स इट स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर सुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, ओके। क्या होता है कि जब ये अपना स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है, ठीक है। जब यह अपना स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है एंड डबल हेलिक्स की दोनों स्ट्रैंड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन में स्पेसिफिक पॉइंट पर ये काटता है। समझ में आ गया आपको कि डबल हेलिक्स की दोनों स्ट्रैंड को सुगर फॉस्फेट बैकबोन में स्पेसिफिक पॉइंट पर ये काटता भी है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, ठीक है। प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता है, ठीक है। स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानता भी है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो फिगर आप देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं क्या है इसमें क्या दिया हुआ है कि डू यू नो व्हाट पैलिंड्रोम्स आर। क्या आप जानते हैं कि पैलिंड्रोम्स क्या है? क्या आपको पता है कि पैलिंड्रोम क्या है? दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट फ्रॉम द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एग्जाम्पल मलयालम एज अगेंस्ट ए वर्ड पैलिंड्रोम्स where the same word is read in both direction. The palindrome in DNA is a sequence of base pairs that read same on the two strands when orientation of reading is kept the same. Okay. क्या होता है फ्रेंड्स कि ये लेटर्स के ग्रुप हैं जिन्हें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड से रीड करने पर सेम वर्ड बनता है, ठीक है। ये लेटर्स के वह ग्रुप हैं जिन्हें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीड करने के बाद सेम वर्ड बनता है। जैसे आपका मलयालम दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया है मलयालम, ठीक है। आप इसको आगे की साइड से लिखिए तभी वही सेम वर्ड बनेगा एंड बैकवर्ड से अगर लिखेंगे तब भी सेम वर्ड ही बनेगा, ठीक है। तो वर्ड पैलिंड्रोम में दोनों डायरेक्शन से रीड करने पर क्या होता है सेम वर्ड बनता है, ठीक है। वर्ड पैलिंड्रोम में दोनों साइड से रीड करने पर क्या होता है आपका सेम वर्ड बनता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? समझ में आ गया? तो डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर का ऐसा सीक्वेंस होता है जो रीड ओरिएंटेशन को सेम रखने पर दोनों स्ट्रैंड में एक जैसा रीड किया जाता है, ठीक है। डीएनए में पैलिंड्रोम बेस पेयर का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो रीड ओरिएंटेशन को सेम रखने पर दोनों स्ट्रैंड में एक जैसा रीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो द फॉलोइंग सीक्वेंसेस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड्स इन 3 डायरेक्शन। दिस इज आल्सो ट्रू इफ रीड इन द 3 से 5 डायरेक्शन, ओके। फॉलोइंग सीक्वेंस को 3 डायरेक्शन में रीड करने पर दोनों स्ट्रैंड में एक जैसे रीड किया जाएगा। अगर इसे 3-5 डायरेक्शन में रीड किया जाए तब भी ये ट्रू है, ठीक है। अगर इसको 3-5
डायरेक्शन में यूज किया जाए तभी ये ट्रू है। जैसे आपका 5 से GAATTC है ना, यहाँ पे इसको आप बैकवर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी वही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया ना। तो आगे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स cut the strand of DNA a little away from the center of the palindromic sites but between the same two bases on the opposite strands. Okay, restriction enzymes DNA strand को palindrome site के सेंटर से थोड़ी दूरी पर बट अपोजिट स्ट्रैंड में दो सेम बेस के बीच में काटती है। समझ में आ गया आपको कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए स्ट्रैंड को पैलिंड्रोम साइट के सेंटर से थोड़ी दूरी पर बट अपोजिट स्ट्रैंड में दो सेम बेस के बीच में काटती है। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स, जिसके बाद एंड्स पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह जाता है। ठीक है, जिसके बाद में इंड्स पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन रह जाता है। तो देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेच कॉल्ड स्टिकी इंड्स ऑन ईच स्ट्रैंड। प्रत्येक स्ट्रैंड में ओवरहैंगिंग स्ट्रेच मिलते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी इंड्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी इंड्स बोलते हैं। तो दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इनको यह नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस स्टिकनेस ऑफ द इंड्स फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए लाइगेज। इंड का यह स्टिकनेस एंजाइम डीएनए लाइगेज के एक्शन में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो इंड का स्टिकनेस है ये एंजाइम डीएनए लाइगेज के एक्शन में क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया। तो आगे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different sources जीनोम। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाने में यूज किया जाता है जो डिफरेंट सोर्स जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं हम क्या है कि when cut by the same restriction enzyme the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together using DNA ligases. ओके, जब हम लोग सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए फ्रेगमेंट में सिमिलर टाइप की स्टिकी इंड्स होते हैं जो डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपस में इंड टू इंड जुड़े होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, डीएनए लाइगेज की हेल्प से आपस में इंड टू इंड जुड़े होते हैं। ठीक है, ये फिगर में आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप फिगर में देख सकते हो, देख लेना फिलहाल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है कि यू मे हैव realized that normally unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme the recombinant vector molecule cannot be क्रिएटेड। ठीक है, आप रियलाइज कर चुके होंगे कि नॉर्मली जब तक वेक्टर एंड सोर्स डीएनए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं तब तक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं हो पाता। ठीक है, जब तक वेक्टर्स एंड सोर्स डीएनए का एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं तब तक हमारा क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं हो पाता है। समझ में आ गया आपको। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है कि सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, the cutting of DNA by restriction endonucleases result in the fragments of DNA। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के बाद डीएनए का फ्रेगमेंट हो जाता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के बाद डीएनए का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट हो जाता है। तो दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, इस फ्रेगमेंट्स को एक टेक्निक द्वारा सेपरेट कर सकते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। तो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड्स थ्रू ए मीडियम मैट्रिक्स। ओके, क्या होता है कि सिंस डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो आपके डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं या नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम मैट्रिक्स द्वारा एनोड की साइड फोर्सफुली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली भेजकर सेपरेट कर सकते हैं। तो नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एगारोज व्हिच इज नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी
बिट्स। आजकल मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला मीडियम एगारोज है, जो सी बिट्स, इट मीन्स कि समुद्री घास, ठीक है, जिसको आप लोग सी बिट्स बोलते हो, से निकाला गया है। एंड ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। ये एगारोज जो है ये आपका क्या है, नेचुरल पॉलीमर है। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि द डीएनए फ्रेगमेंट्स separate resolve according to their size through sieving effect provided by the agarose gel। डीएनए फ्रेगमेंट को एगारोज जेल के सीविंग इफेक्ट द्वारा उनकी साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं, ठीक है। हैज द सिमिलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव। इस कारण फ्रेगमेंट जितने छोटे साइज के होंगे वो अधिक दूर तक जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि हैज द सिमिलर स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। इसी कारण फ्रेगमेंट जितने छोटे हैं साइज के होंगे वो अधिक दूरी तक जाएंगे। समझ में आएगा आपको? लुक एट द फिगर 11.3 एंड गेस एट व्हिच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। ठीक है, आप इन फिगर को देखिए एंड गेस कीजिए कि जेल के किस एंड पर सैंपल लोड किया गया है। ठीक है, आप इस फिगर को देख के बताइए। ठीक है, तो आप फिगर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है कि द सेपरेटेड डीएनए can be visualized only after staining the DNA with a compound known as epithidium bromide followed by exposure to UV radiation. You cannot see pure DNA fragment in the visible light and without staining. Okay, separated DNA fragments को आप तभी देख सकते हैं जब इस DNA को इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड से स्ट्रेन कर UV रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप तभी देख सकते हैं जब इस डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड से स्ट्रेन कर यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। आप प्योर डीएनए फ्रेगमेंट को विजिबल लाइट में बिना स्ट्रेन किए नहीं देख सकते। ठीक है, आप प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स को बिना विजिबल लाइट में बिना स्ट्रेन किए नहीं देख सकते हो। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं कि यू कैन सी bright orange colored bands of DNA in ethidium bromide strands gel exposed to UV light। ओके, इथिडियम ब्रोमाइड स्ट्रैंड जेल को यूवी लाइट से एक्सपोज करने पर डीएनए की ब्राइट ऑरेंज कलर की बैंड दिखाई रहती है। ठीक है, आपका जो इथिडियम ब्रोमाइड है स्ट्रैंड जेल को यूवी लाइट से एक्सपोज करने पर डीएनए की ब्राइट ऑरेंज कलर की बैंड्स दिखाई देती है। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। ओके, क्या होता है कि डीएनए की सेपरेटेड बैंड्स को एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं एंड जेल के एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जेल के पीस से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जितना जेल का पीस रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। इट मीन्स कि इसको हम लोग फ्रेगमेंट में कर देते हैं, इसके हर एक पीस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद। ओके, तो दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्योरिफाइड इन दिस वे आर यूज्ड इन constructing recombinant DNA by joining them with cloning factor। ठीक है, क्या होता है कि इस वे से प्योरीफाइड डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। समझ में आ गया आपको? इस वे से प्योरीफाइड डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। तो आज का लेक्चर में